तो इस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि सवाल में डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी थी। यू लिखा हुआ है, यू से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लिखा है फाइंड एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा। थीटा इसका पैरामीटर है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे तुम्हें एक पैरामीटर जीरो दे दिया, ए मतलब ख़त्म कर दिया, और दूसरे पैरामीटर को यहाँ थीटा करके लिखा हुआ है। तो अगर किसी ने यूनिफॉर्म का फॉर्मूला याद करा है, वो बोले कि फॉर्मूला तो नहीं है, तो उसके लिए बता रहा हूँ कि पैरामीटर चेंज किया गया। तो यूनिफॉर्म का फॉर्मूला जो पीडीएफ जो होता है यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है बी माइनस ए 1/b माइनस ए, ये होता है। तो मैंने बात बताई, सवाल में तुम्हें ना यू लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, और इसका एक पैरामीटर जो है वो ए और एक बी है। ए जो है वो 0 है और बी थीटा है, और इसका ये पीडीएफ होता है, ये जो मैंने लिखा है 1/b माइनस ए। तो बी तुम्हारा थीटा है और माइनस ए मतलब 0 माइनस 0, तो वो थीटा ही रहा, तो हमें पैरामीटर इधर 1/थीटा मिला है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अगर पैरामीटर याद भी हो तो तुम्हें फिर भी दिमाग यूज़ करना है कि ऊपर जो दिया हुआ है कि 0 दिया तो तुम्हें पीडीएफ चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जो किसी को याद है वो वही लिख के आ जाए, वरना जिसको याद होगा वो बी माइनस ए लिख के आ जाए, काम नहीं होगा। अब उसके बाद आगे ये करा गया है कि मीन लिखा गया है, मीन, ये म्यू लिखा हुआ है। मीन को मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट भी कहते हैं और एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, तीनों नाम एक साथ उन्होंने लिख दिए थे। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है इसका? मीन का फॉर्मूला सिंपल होता है ए प्लस बी अपॉन टू। यूनिफॉर्म के मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन टू। तो हमारा एक जीरो है तो इसलिए सिर्फ ए जीरो है, तो इसलिए सिर्फ थीटा बाई टू आ गया मीन। और इसका वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस होता है बी माइनस ए का स्क्वायर। ये सारे ना हर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस, ये सब याद होना चाहिए हर एक को। और इसके इसके लिए मैं पीडीएफ भेज दूंगा, मैं भेजना भूल गया था, जिसमें सबका लिखा हुआ है। तो ये नीचे आते 12। तो तुम देखो ए हमारा 0 था तो इसलिए सिर्फ उधर ये स्क्वायर आ गया। तो ये मीन भी हमें याद रखना है क्या होता है इसका, वेरिएंस भी याद रखना है और ये पीडीएफ भी याद रखना है। ये तीनों चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद मेथड ऑफ ठीक। मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेथड ऑफ मूवमेंट्स में करा कि हमने हमने एक्स बार जो हमारा मीन है और जो हमने निकाल चुके हैं उसको हमने लिखा, और उससे हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। टू को साइड भेजा हमने, तो थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें करना यही होता है कि हमें जो भी हमारा मीन है उसको एक्स बार के इक्वल कर देते हैं हम, और उससे हम जो भी हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर जैसे इधर थीटा है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने इससे पहले कल करा था उसके अंदर हमारा लैम्डा था उसमें, तो उधर हमने लैम्डा कैप करके लिख दिया था एंड में। और वो ये आया था ना हमारा 1 प्लस लैम्डा, और नीचे 2 प्लस 1 प्लस लैम्डा करके कुछ आया था। तो कोई भी तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई ना, मेथड ऑफ मोमेंट्स में बोला जाएगा। तो उन्हें करना ये है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन के, मैं नहीं बोल रहा कि सारी कर लो, 8 डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम 4-5 कर लो जो मेन है, जैसे यूनिफॉर्म हो गई, नॉर्मल हो गई, पॉइसन हो गई, बाइनोमियल हो गई। ये जो हमारी मेन डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इनके तुमने फॉर्मूले याद रखने। तो उसके बाद इधर मीन जो है उसको तुमने एक्स बार के इक्वल करके पैरामीटर निकाल दिया। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करी, किसके ऊपर? पैरामीटर के ऊपर। और इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो किसके बराबर है? इसके मतलब दोनों पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करी, इस पे भी ई लग गया, इस पे भी लग गया। ठीक है, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा दी। अच्छा, एक्सपेक्टेशन किसी भी कांस्टेंट नंबर पे नहीं लगती, इसलिए 2 पे नहीं लगी, 2 बाहर है, और एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक्स पे लगी है। मैं 1 मिनट आया। अच्छा, यहाँ तक हम थे। उसके बाद आगे अब ये जो हुआ है, एक्सपेक्टेशन लगती है ना, तो एक्सपेक्टेशन लगाने में होता ये है कि
ये जो हमारा मीन था, मीन हमारा था ना θ/2, ये प्लस करते गए हम n टाइम्स और डिवाइडेड बाय n करा। तो एक्सपेक्टेशन जब भी तुम्हें लगा निकालनी होगी किसी भी चीज़ की, जैसे इसकी निकाली गई अभी, इसकी निकाल लें, लेकिन हम सॉल्व इसको कर रहे हैं, आगे वाले को, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे क्योंकि हम इसकी तो मालूम कर रहे हैं। तो टू लिखा हुआ है वही बाहर जो था, और ई जो है, ई के अंदर एक्स बार था। तो जो एक्स बार है वो हमारे सारे जितने भी मीन है, जो कि मीन हमारा θ/2 था, और ये डिवाइडेड बाय n क्यों करा, क्योंकि n टाइम्स है θ/2, तो हम जो मीन होता है वो जितनी चीज़ें होती हैं उसको उसके टोटल से डिवाइड करते हैं। तो अब देखो ये जो θ/2 वही n टाइम्स आया तो उसके साथ n लग गया। ये सर ने स्टेप बताया था कि जब भी कोई चीज़ n टाइम्स आ रही है तो उसके साथ n मल्टीप्लाई हो जाता है, और हम उसको एक बार करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक n आ गया और नीचे पहले से एक n था, तो n से n कैंसिल हो गया और इधर 2 था और इधर से 2 कैंसिल हो गया। तो हमें ना एट द एंड क्या मिला, थीटा मिल गया। जो हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा है वो थीटा के बराबर है। तो हमने ये चीज़ लानी होती है, हर डिस्ट्रीब्यूशन में यही आता है। लेकिन जैसे पॉइजन है तो उसमें लैम्डा आ गया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, और हर डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी पैरामीटर गिवन होगा हम निकालेंगे। तो सर ने जो बोला था ना कि 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर सारे सवाल इसी तरह के थे, कि सारे सवाल मतलब ये इस तरह के थे कि हमें ना प्रूफ ये एक्सपेक्टेशन वाला काम करना था। जैसे सवाल पे चले आते हैं, देखिए ना, फाइंड एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो ये वाला काम था उसके अंदर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट थी। तो मैं इसलिए उस शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ कि जब इधर वो वाली चीज़ें हैं तो हमें उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ही फोकस कर लेते हैं। और कभी इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, पूरा एक पेपर ही बनता है। अच्छा, दूसरी बात ये लिखी है, दूसरा पार्ट ये है कि अगर हमारा एस्टिमेटर अनबायस है तो हमने उसको बायस में कन्वर्ट करना है। तो ये जो अभी हमारा एस्टिमेटर आया है ये अनबायस आया है, क्योंकि ये बराबर आ गया। वैसे मोस्ट केसेस में बराबर ही आता है, हमने खुद अनबायस करना होता है जब हमसे बोला जाए। तो अब हमने इसके ऊपर वेरिएंस लगा दिया। जो हमारा ये थीटा था ये 2x बार के बराबर था, हम पहले ही निकाल चुके हैं। वेरिएंस अप्लाई करा तो वेरिएंस की प्रॉपर्टी है कि जब किसी नंबर पे वेरिएंस लगता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये 2 जो है इसका स्क्वायर हो गया 4, और जो वेरिएंस है, ये वेरिएंस जो है ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन क्यों लिखा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन इसलिए लिखा है क्योंकि वेरिएंस का को रिप्रेजेंट हम सिग्मा से करते हैं, लेकिन ये वेरिएंस एन टाइम्स जा रहा था। तो जब भी वेरिएंस के साथ एन आता है ना तो वो नीचे आ जाता है डिवाइड में। वेरिएंस की प्रॉपर्टी ही लग रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से एन नीचे आया है। वरना हमने ऊपर करा था तो ऊपर मल्टीप्लाई इधर एन आया था ऊपर वाले में। ऊपर चले जाते हैं, दिखा देता हूँ। ये देखो, जब ये एन टाइम्स आई चीज़ तो उसके साथ एन आया, क्योंकि इधर ई था, एक्सपेक्टेशन था। लेकिन जब वेरिएंस की बात होगी तो वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये यहीं तक है, आगे जो स्टेप हुआ है ये 3n कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन ये यहीं तक है 4 तक। उसके बाद अगली चीज़ जो हमसे क्वेश्चन, मतलब जो 1 चल रहा था ना हमारा, एस्टिमेटर का था। अभी 2 पर हम आए नहीं थे। क्वेश्चन 1 था फाइंड द एस्टिमेटर ऑफ द थीटा। जब भी हमें एस्टिमेटर निकालना तो हमें एक्सपेक्टेशन भी निकालना होता है, वेरिएंस भी निकालना होता है। तो वेरिएंस में तो सिर्फ प्रॉपर्टीज याद करनी है, और एस्टिमेशन अगर किसी एक सवाल की भी निकाल ली, जैसे इसकी कर ली, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की करना पॉसिबल है हमारे लिए, अगर हमें उसकी कुछ चीज़ें पता हैं। जैसे कि मैंने जो स्टार्ट में बात करी थी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हमें यू से पता चला, सवाल में यू लिखा हुआ होगा कि यू है इधर, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा पीडीएफ होता है वो बी माइनस ए होता है, लेकिन एक यहाँ जीरो है, तो इसलिए हमने जो ए फर्स्ट होता है और बी सेकंड होता है, तो एक ख़त्म हो गया जिसकी वजह से 1/θ आया, वरना बी माइनस ए होता है। इसी तरह मीन जो था वो a प्लस बी अपॉन 2 था, तो a हमारा 0 था, तो इसलिए सिर्फ θ/2 आया। इस तरह जो सबके जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है सबके मीन वेरिएंस याद होंगे तो फिर ये आराम से काम हो जाएगा, कोई इसमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है।
ये आसान चीज़ है। अब जो क्वेश्चन का पार्ट 2 था, उसमें बोला गया था कि अगर एस्टिमेटर अनबायस्ड है तो हमने उसको बायस बनाना है। तो बायस बनाने के लिए ना हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाना होता है, वरना तो हमारा एक्स जो था, वो जो थीटा था, वो एक्स बार के बराबर होता है, लेकिन हमने खुद से सी लगा दिया और वही स्टेप रिपीट करे जो हम ऊपर कर चुके हैं। मतलब एक्स की जगह हमने एक्स पे एक्सपेक्टेशन लगाई और जो हमारा मीन था वो θ/2 चलता रहा और वो n टाइम्स था। तो जो वैल्यू ऊपर आ रही थी उसी तरीके से वैल्यू है, लेकिन यहाँ सी आ रहा था। तो अब ये जो सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू हमने 2 खुद से रखी, क्योंकि हमने करना ये होता है कि जो एक्सपेक्टेशन जब थीटा पे लगती है तो ये थीटा के बराबर आनी चाहिए। तो जब हम 2 लगाएंगे ना तो वो प्रूव हो जाएगा कि ये हमारा बायस्ड हो गया, अनबायस्ड नहीं, क्योंकि हमने खुद से वैल्यू लगाई। जब कोई भी नंबर हम खुद से लगाते हैं तो वो अनबायस हो जाता है, वरना अगर खुद से आ जाए जैसे हमने ऊपर निकाला था तो वो अनबायस्ड होता है। तो एक डेरिवेशन भी अगर कोई कर लेता सही से तो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन से भी हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगेंगे। हर डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंट फॉर्मूला होता है, लेकिन मेथड सेम है। अच्छा, पार्ट 3 में कंसिस्टेंसी की बात की गई थी। कंसिस्टेंसी के लिए वेरिएंस लगाना होता है, और वेरिएंस जो था हमारा 4 था, ये 3 लिखा हुआ है, मिस्टेक है, ये आया था। तो जो हमारा वेरिएंस आया था वो कंसिस्टेंट नहीं होता। कभी भी हमारा वेरिएंस होता है वो कंसिस्टेंट नहीं होता, हम उसको कंसिस्टेंट बनाते हैं। और कंसिस्टेंट कोई भी चीज़ जब होती है जब उसमें वेरिएशन नहीं होती। जैसे कि अगर हमारा वेरिएंस 0 हो जाए तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। तो हमने करा ये कि इसके ऊपर वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करा। और फिर जो n था ना हमारा, उसको हमने इन्फिनाइट पे ले गए। और हमें ये बात पता है कि जब भी 1/infinity होता है वो 0 के बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। तो जब ये 0 हो गया तो कंसिस्टेंट हो गया। तो ये सवाल जो है अगर हमें आ जाता है तो उसमें मसला हमें होने वाला नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ हमें एस्टिमेटर निकाल लें और डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता नाम से दे दी जाएगी, यू लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म, एन लिखा होगा तो नॉर्मल, पी लिखा होगा तो पॉइजन, हमें पता चल जाएगा। एस्टिमेटर के लिए हमने एक्सपेक्टेशन के पे काम करा, उसके बाद वेरिएंस पे करा। और अनबायस के लिए हमने क्या करा, एक्सपेक्टेशन वाला काम दोबारा करा, लेकिन सी लगा दी और सी की वैल्यू 2 रखी, जिससे ये बायस बन गया, हमने बायस बना दिया। कंसिस्टेंट के लिए हमने वेरिएंस जो निकाला था इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट का जो वेरिएंस हमने निकाला था उसी को यूज़ करा और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और फिर n को इन्फिनाइट पे ले गया, जिससे हमारा कंसिस्टेंट हो गया, मतलब 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये अगले क्वेश्चन जो थ्योरी का, ये थ्योरी याद कर लेना, तो इसके ऊपर नहीं आते, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4B है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे एक एडवांटेज ये है कि अगर पास पेपर में एक एम्बुलेंस वाला सवाल आया हुआ है और दूसरे जब भी सवाल आएंगे इस तरह के, तो सारों के मेथड एक ही लगेगा। तो इस सवाल के अंदर हमें ना अल्फ़ा दिया हुआ था। अल्फ़ा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि 0.05 है। और यहाँ पे टी टेस्ट लग रहा है। टी टेस्ट लगने की वजह ये है कि मैंने बात बोली थी, जो एन अगर हमारा लेस देन 30 होगा तो हम टी टेस्ट लगाएंगे। ये देखो एन जो है यहाँ 10 है, तो टी टेस्ट लगेगा यहाँ पे। अब ये जो डी लिखा हुआ है, एक ये असल में फॉर्मूला होता है मीन, पॉपुलेशन मीन माइनस म्यू, और इधर आता है एस, और यहाँ डिवाइड होता है √n। ये फॉर्मूला होता है टी टेस्ट का। तो यहाँ से डी के ज़रिए रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे। तो हमने करना ये है कि एक टेबल क्रिएट करना है। जो भी हमें वैल्यूज़ दी हैं उनको हमने नंबर ऑफ पेशेंट 10 दिए थे, ये 10 लेके बिफोर आफ्टर लिखा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा हमने। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने नीचे टोटल करा, और ये जो 6.4 है ये हमारा मीन है। और जो मीन है हमने निकाला हुआ है यहाँ पे। मीन ऐसे निकाला कि हमारी जो वैल्यूज़ थी, ये बिफोर आफ्टर को माइनस करके जो वैल्यू आई इसको हमने डी आई कह दिया। इसका जो सबमिशन है ये 10 से डिवाइड करा, क्योंकि 10 वैल्यूज़ थी। तो ये जो डी है ना, ये हमारा असल में मीन है। तो हमने इधर डी से रिप्रेजेंट करा, ऊपर बार लगाया क्योंकि पॉपुलेशन मीन है। और
हाँ आतिफ, ये जो चौथा कॉलम है ये कैसे आएगी वैल्यूज? ये आखिरी कॉलम, ये हम्म। देखो आखिरी कॉलम के लिए तुम्हें, देखो इधर तो डायरेक्ट सब तुम्हें काम मिल रहा है, लेकिन तुम जब कॉपी पेपर में करोगे काम, तो मैं उस लिहाज से बता रहा था कि तुमने ये वैल्यू, ये शुरू के 3 टेबल बना दिए, चौथे वाले में जो तुम्हारी आफ्टर वाली मैंने वैल्यू है। कर दिया। सही है। ये आखिरी वाले जो है। हाँ, अच्छा बिफोर आफ्टर यहाँ पे ना लिखा हुआ गलत है, ठीक है, बिफोर माइनस आफ्टर है, सही है, इसको करेक्शन नहीं कर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो पांचवा कॉलम है हाँ इसकी वो वैल्यू बता रहा हूँ, कैसे आई है? अच्छा। बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो है, अच्छा तुम अच्छा। देखो ना, अगर आफ्टर में से माइनस हुआ तो फिर यहाँ वैल्यू माइनस में आती, हम्म। तो ये बिफोर में से आफ्टर माइनस हुआ है, तो यहाँ करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब इस तरह हम माइनस करते गए तो ये 64 आया। अभी जब तुम समझोगे पेपर कर रहे हो, तुमने अभी ये कॉलम नहीं बनाया, इस कॉलम को भूल जाओ अभी, अभी सिर्फ इस पर बात करें हम। हमने 64 को 10 से डिवाइड करा तो 6.4 हमारा मीन आ गया, ठीक है। अब जो 6.4 है हमने माइनस कराया इस वैल्यू से, माइनस कराया और फिर स्क्वायर कराया इस पे, तो फिर ये हमारा वैल्यू है, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कि 11 माइनस 6.4 का स्क्वायर करो तो यही वैल्यू आएगी। इस तरह करके हमने वैल्यूज निकाली और इनका सम कर दिया। अब ये मेथड तुम लोग के लिए नया होगा, तुम लोग बोलोगे कैसे करें, तो एक बार एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, और सारे सवाल जब भी इस तरह के आएंगे सारे एक ही तरीके से होने। तो अब ये जो फॉर्मूला है ना एस का, एक्स स्क्वायर का, वो ये है कि समीशन डी आई माइनस डी का स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे निकाला, जो कि 118.4 आया, और n माइनस वन नीचे आता है जो कि 9 है, तो उससे हमें एस स्क्वायर मिला। फिर हम इसके स्क्वायर रूट लगाएंगे तो जिससे हमें ये मिल जाएगा एस की वैल्यू। जब एस की वैल्यू मिल गई तो जो हमारा टेस्ट होता है टी टेस्ट, उसके अंदर हमने माइनस करना होता है, ठीक है। मीन जो था हमारा 6.4 आया था, और ये जो एस है, एस की वैल्यू जो हमारी ये आई थी ये लिखी, एन हमारा 10 था। अभी दूसरा मीन जो था वो हमारा 0 था, और ये हमने टी टेस्ट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कैलकुलेटर से। और दूसरा मीन कैसे, जीरो गिवन है? हाँ, अच्छा। 1 मिनट में आया यार। अच्छा, यहाँ पे हमें जो दूसरी चीज़ निकालनी होती है ना, टी टेस्ट और जेड टेस्ट का मैंने डिफरेंस पहले ही बताया हुआ है कि जेड टेस्ट में जो भी वैल्यू आती है हम उसको टेबल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे 5.4 है तो हम जेड टेस्ट में आते हैं, लेकिन जेड टेबल में 5.4 नहीं होता, वहाँ 3.4 तक होता है। तो लेकिन टी टेस्ट के अंदर हमें ना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है, जैसे n माइनस वन होता है, वो n हमारा 10 था, 1 माइनस करा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 9, और अल्फा हमें दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हम टेबल से निकाल लेंगे। टेबल हमें लेके जाने पड़ेंगे पेपर में, मुझे नहीं लगता वो लोग देंगे टेबल हमें, तो इससे हमें ना ये वैल्यू मिल गई टेबल से, ठीक है। तो सवाल पे दोबारा जाते हैं। अच्छा, ये जो सवाल का सलूशन है इसमें कुछ और एडिशन होगी, वो ये होगी कि यहाँ ग्राफ बनता है, वो नहीं बना हुआ। इस तरीके से जो ग्राफ होता था ना हमारा, टेबल के अंदर जो हमारा टेबल है ना, उसके अंदर हम वैल्यू इस तरह देखेंगे कि एक साइड पे ना नंबर चल रहे होंगे, जैसे 1 2 इस तरह करके,
तो हम नीचे आ जाएंगे 9 पे हमारा, क्योंकि 9 है, और ऊपर यहाँ पे ना अल्फ़ा की वैल्यू होगी जैसे 0.1 और उधर होगी 0.005 करके ना। तो हम 0.05 में से आके ना, नीचे से आके इधर से ये देखेंगे वैल्यू, तो हमें टेबल में वैल्यू मिल जाएगी जो कि ये है। तो टेबल मैंने ग्रुप एक बार भेजे थे, मैं दोबारा भेज दूंगा ताकि सही। सब लोग प्रिंट करवा लें उसको और पेपर में लेकर आएँ। तो जो टेबल की वैल्यू आती है ना, वो हमारा क्रिटिकल रीजन होता है 1.833। तो ये हमारा क्रिटिकल रीजन है, और ये जो वैल्यू आई ना हमारी कैलकुलेटेड, जो कि बाहर लाया कर रही है 5.4, तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा एच नॉट था ना, वो रिजेक्ट हो गया। एच नॉट जो भी था हमने शुरू में लिया हुआ है, ये एच नॉट था, ये हमारा रिजेक्ट हो गया। अगर ये इसके अंदर लाया करती तो हम बोलते हैं कि वी फेल टू रिजेक्ट, अभी हम रिजेक्ट कर देंगे। अब ये सी सवाल है, एम्बुलेंस वाला सवाल, जो कि पास पेपर में 3 से 4 दफ़ा कोई मुझसे पूछ भी रहा था मैसेज पे कि ये सवाल कैसे होगा। इस सवाल में हमें एस की दोनों वैल्यूज दी हुई हैं और एक्स की भी दी हुई है। और अल्फा की वैल्यू दी है 0.1, और हमने हाइपोथेसिस करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंपनी 1 जो है वो फास्टर है, इसके ऊपर करनी है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है 95% के लिए। 95%। तो हमने एच नोट ले लिया इसको, और एच वन ले लिया कि ये बराबर नहीं है, मतलब जो हमारा मीन टाइम है वो पहले हमने बोल दिया कि जो बराबर है, और फिर हमने बोल दिया कि बराबर नहीं है। इसके देखो, कंपनी 1 की जो वेरिएंस वेरिएंस है कंपनी 2 के वेरिएंस के बराबर, एक बार हमने बोला पहले हाइपोथेसिस में, और दूसरे में बोला कि बराबर नहीं है। और जब भी अनइक्वल और इक्वल का आता है तो हम टू टेल टेस्ट लेते हैं, और टू टेल टेस्ट के अंदर हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो ये 0.1 था, इसको डिवाइड बाय 2 करा, 0.05 हो गया। और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम n-1 करते हैं, n हमारा 5 था तो ये 4 हो गया। अब अच्छा, यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वी से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम v से रिप्रेजेंट होती है। और एफ टेस्ट की हम बात ठीक। करें, यहाँ पे एफ टेस्ट लगा है। एफ टेस्ट मैंने खुद नहीं करा क्योंकि सर ने हमें पढ़ाया नहीं था, लेकिन एनए के पेपर में हमने देख लिया कि पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो पेपर में आ जाता है, तो कुछ भी हम नहीं कह सकते। एफ टेस्ट का फॉर्मूला अभी मुझे याद भी नहीं, क्योंकि मैंने ये सवाल कहीं से कॉपी करा था ना ये सोल्यूशन। तो इस सवाल को हम रात में डिस्कस करते हैं कि मैं एफ टेस्ट खुद कर लूँ पहले, ताकि मैं बेहतर बता सकूँ, लेकिन स्टार्टिंग मैंने बता दी, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अगले सवाल पे आया। ये सारा एफ टेस्ट का सवाल है, मैंने करा नहीं, लेकिन पेपर में जरूर देंगे। अब ये जो रिग्रेशन वाला सवाल है, लॉग जेड वाला, ये सवाल भी वो पेपर में दे सकते हैं, हमें पढ़ाया नहीं है लेकिन दे सकते हैं। तो ये टॉपिक भी मैंने अभी तक नहीं करा, मतलब मेरी खुद तैयारी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मीटिंग कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक है ये हमें नहीं कराया हुआ सारा, सोल्यूशन है बस मेरे पास, मुझे मिल गया था। अच्छा, उसके बाद ये लिखा है द प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस कंपनी मेक्स, मीन वेरिएंस दिया और कोवेरिएंस हमें दिया है। उसके बाद बोल रहे हैं कि ईयरली प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एक्सपेक्ट टू प्रिडिक्ट 4.8 मिलियन पॉपुलेशन। ये जो इक्वेशन है ये तुम लोग को याद करनी पड़ेगी,
और ये y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स भी तुम लोग को याद करनी है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, मतलब ये पहले y का फॉर्मूला है, मतलब y की इक्वेशन है, और उसके अंदर जो b है उसकी वैल्यू ये जो लिखी है, ये दोनों याद करनी पड़ेंगी। और b की जो पूरी वैल्यू है ये तो डायरेक्ट कैलकुलेट हुई है, क्योंकि हमें ज़्यादातर चीज़ें तो गिवन थी, जैसे लैब की प्रैक्टिस नहीं करनी मेरे हिसाब से। लैब के सवाल तो नहीं है ये जो हमें सादिया की लैब थी। आतिफ, अच्छा, इसकी कैलकुलेशन जो हुई है ना, ये भी मैंने नहीं करी हुई, सोल्यूशन मुझे मिला था किसी सीनियर से। लेकिन इक्वेशन तुम लोग ये वाली याद कर लेना, सोल्यूशन किसी को चाहिए ये वाला तो मुझे मैसेज कर देना, भेज दूंगा। तकरीबन यार देखो, पास्ट पेपर जो अभी हमने डिस्कस करा है, आधे सवाल हमने कल कर लिए थे, और आधी जो पास्ट पेपर है वो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, तो वो सब करना है मैंने। अच्छा, सैफ ने जो क्वेश्चन बताया था हमें कि सर ने बोला कि आएगा, वो क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, कल की वीडियो में। तो ये वाली मीटिंग जो है, इसमें किसी को क्वेश्चन है, किसी सवाल जो अब तक कराए ऊपर वाले, उसमें से पूछ ले। बाकी जो टॉपिक्स रहते हैं उसके लिए मैं फिर रात में मीटिंग करूंगा अपनी तैयारी पूरी करके, क्योंकि सोल्यूशन जहाँ तक मुझे आता था मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया, एक वीडियो अपलोडेड है। बाकी एम्बुलेंस वाला ये रात में करोगे? यार हाँ, एफ टेस्ट और रिग्रेशन और ये कुछ चीज़ें हैं ना, ये मैं करूँगा। असल में ये है ना कि मैंने ज़्यादा नई चीज़ों पर मैं नहीं जाता, जो चीज़ मुझे आती है उस पर मैं ज़्यादा बेहतर तैयारी के साथ जाता हूँ, क्योंकि पेपर में चॉइस भी होती है। मैं हमेशा चॉइस का सोच के जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सब करके जाता हूँ। अच्छा, ये अच्छा भी मैं तुम अपलोड करोगे वीडियो? हाँ, ये अपलोड करूँगा, ये वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। अच्छा तो मैं ठीक कह है। रहा था, तुमने कोई थ्योरी के ऐसे टॉपिक्स हैं जो अलग से लिख लिए हों या पता हो तुम्हें, पीडीएफ बनी हुई हो कोई? हाँ, यही पीडीएफ है, इसके अंदर थ्योरी की भी चीज़ें हैं ना, तो थ्योरी के एक दो सवाल हैं। अच्छा, नहीं जैसे इन 2 सवालों के अलावा भी पास्ट पेपर्स में मज़ीद थ्योरी पूछी हुई है जो तुमने मेंशन नहीं की है इसमें, ऐसा कुछ है? हाँ, पास पेपर तो यार बहुत बड़ा आता है, लेकिन पास पेपर कोई भी पूरा नहीं करके जाता, क्योंकि सबको पता है कि 7 में से 4 करने हैं। तो हम सिर्फ 4, मैं तैयारी ऐसी करके जाऊंगा कि वो 4 सवाल निकल जाए, पूरा तो अच्छा, नहीं करके जाऊंगा, क्योंकि तो टाइम हमारे पास। इसमें जो तुमने थ्योरी के मेंशन किए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यानी? यार इंपॉर्टेंट तो पूरा जो पूरी पीडीएफ है ना, अगर तू रट सकता है तो रट ले, ये पूरी पीडीएफ हाँ, इंपॉर्टेंट है। सही। और जिसको चाहिए वो मुझे मैसेज कर दें, भेज दूंगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर ले, बाकी जो डिस्कस करें मैं उनको अच्छे से कर ले। मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं है कि नई चीज़ें सीखें, लेकिन हाँ, फिर भी सही है। एफ टेबल जो टेस्ट है वो कर लूंगा, और रिग्रेशन वाला टॉपिक मैंने करना है, ताकि उसके लिए मीटिंग कर लूँ। ठीक सही है। है। आतिफ, वो तो सर ने सैंपल पेपर दिया था वो सॉल्व करने। सर ने जो सैम्पल पेपर दिया था ये सॉल्यूशन उसी का तो है, ये सर का काम थोड़ी है। तो वो ये तो तुम बोल रहे हो पास पेपर का है, तो सर ने एक सैंपल पेपर भी दिया था। भाई पास पेपर में भी आया हुआ है ना ये? आतिफ 2-4 क्वेश्चन ऐसे बता दो जो तुम्हें पक्का कंफर्म हो कि ये आएंगे यार। यार मैंने एनए में बताए थे लोगों ने, जिन लोगों ने मानी थी उनका फायदा हुआ, वो ई एक्स स्क्वायर वाला बताया था, और कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, डेरिवेशन भेजी थी ग्रुप पे, वो भी आई थी। तो अभी मैं यही बता रहा हूँ कि अभी मैंने एक वीडियो कल करी थी, वो अपलोडेड है, और ये जो पीडीएफ है जिसको चाहिए मुझे मैसेज कर दें, भेज दूंगा। इस पीडीएफ में जो सवाल जो टॉपिक्स हमें पढ़ाए हुए हैं, वो टॉपिक जैसे ये क्वेश्चन 1B ये जो है ये वाला रट लो, ये लाजमी आएगा, और इसको मैंने वीडियो में समझाया, वो अपलोडेड है। देखो 4 सवाल बस निकालने, इतना मुश्किल पेपर नहीं है। और बस 4 सवाल हमें निकालने हैं। और ये वाला सवाल जो है मिस्टर मोहम्मद अली, मिस्टर मिसिस अली वाला, ये सवाल रट लो। और ये 8 सिगार एक वाला तो कर लो। कुछ ये पूरी पीडीएफ में जो मैंने डिस्कस करे हैं सवाल, उनकी प्रैक्टिस कर लो, टी टेस्ट कर लो, जेड टेस्ट कर लो। तो फिर भी मैं समझता हूँ 3 सवाल तो निकल रहे हैं, अभी भी चॉइस होती है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये टॉपिक
3 सवाल अभी भी निकल रहे हैं, चौथे सवाल के लिए मैं एक्स्ट्रा चीजें करूंगा ताकि 4 सवाल पूरे निकलें, लेकिन 3 सवाल सबके निकल रहे हैं अभी भी। जितनी तैयारी अभी 2 वीडियो में हो गई, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे की होगी, एक आधे घंटे की वो वाली थी और अभी ये भी आधे घंटे की है, तो 1 घंटे में तुम लोग का 80 वाला पेपर हो जाए, मतलब 60 का हो जाएगा, बाकी तुम समझो 20 लैब के थे, तो ये कि अच्छे नंबर आ जाएंगे। बस आखिर की कुछ टॉपिक्स हैं जो कि नहीं हमें कराए हुए, लेकिन वो करने पड़ेंगे, पेपर तो आउट हमेशा से देते हैं। चलो फिर रात में रख लेना मीटिंग, तो ठीक है, 10 बजे रखोगे? हाँ इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा अभी, और जो पहले की सही, रिकॉर्डिंग है उस पर जब तक तैयारी करो रात तक, और फिर रात को एक फाइनल मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक, चलो। बाकी फिर ये है कि डेमो के गैप में प्रोबेबिलिटी करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में गैप से 2 दिन के और वो मुश्किल हो जाएगी करने के लिए, हम्म, तो ये निकल जाएगा पेपर, मसला नहीं है इसका। ये पास पेपर का सोल्यूशन ये पूरा कर लो, इसी में से मुझे पूरी उम्मीद है कि आएगा। चलो ठीक है। ओके।